ज्योतिष एक बहुत बड़ा ज्ञान है। अगर इंसान ज्योतिष का सहारा लेता है, इसकी जानकारी लेकर चलता है, तो जीवन के अंदर उसके बहुत सारी परेशानियां दूर होती हैं। आम देखा जाता है कि जब लड़का लड़की की शादी से पहले कुंडली मिलान किया जाता है, उनके दोनों के टेवे मिलाए जाते हैं। ये कितना जरूरी है टेवा मिलाना और क्यों मिलाया जाता है? और खास तौर पर जब शादी होती है ना, तो लड़के के ग्रह लड़की पर और लड़की के ग्रह लड़के पर उसी समय असर करना शुरू कर देते हैं। अब वो चाहे अच्छा असर करें या बुरा असर करें। अगर लड़का लड़की की कुंडली के अंदर दोनों का कोई भी सेम ग्रह नीच है, यानी दोनों का सूरज नीच है या दोनों का चंद्र नीच है, तो भी थोड़ा सोचिए, परहेज रखिए, बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो ये मंगलीक क्या है? तो एक कहा जाता है कि मंगल बंध है। वो क्या कारण है कि मंगल बंध का और मंगलीक का क्या मतलब है? अगर एक मांगलिक है दूसरा नहीं है, तो दूसरे के ऊपर कई बार थोड़े सेहत के इशू भी बन जाते हैं। पर इन चीज़ों के बड़े आसान उपाय हैं। जो ग्रह होते हैं उनका असर हमारे खान पान, हमारे कपड़ों के ऊपर कितना पड़ता है? अगर आप शराब, मीट, अंडे का सेवन करते हो, तो एक बात तय है कि आपका शनि खराब होगा ही होगा। काल सर्प योग आम कहा जाता है कि आपके ऊपर काल सर्प योग लग गया। तो ये क्या चीज है? काल सर्प योग क्या है? तो इसको दूर करने के लिए क्या लोगों को उपाय करना चाहिए? ये पितर दोष क्या है और इसका क्या उपाय लोग करें जिससे कि उनको इसके मुक्ति मिले? अपने जी आम लोग डिप्रेशन में चले, जो आम देखा जाता है कि डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो जब डिप्रेशन में चले जाते हैं तो उसको निकालने के लिए उनको क्या उपाय करने चाहिए? कौन सा ग्रह उनको डिप्रेशन में डाल? देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि डिप्रेशन का योग जो है ना, ये चंद्रमा और बुध से शुरू होता है। छोटी सी भी प्रॉब्लम को बहुत बड़ा मानने लग जाते हैं। उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि हम किसी भी सिचुएशन को टैकल कर लेंगे। ये खराबी करता है। अगर कोई डिप्रेशन में है, वैसे तो ये कुंडली बताएगी कि इसके कई कारण हैं। जिनको डिप्रेशन है वो लोग कभी भी नीला हरा रंग ना पहने। कि कर्ज लोगों के ऊपर बहुत बढ़ रहा है, लोग कर्जे से काफी परेशान हैं। कई तो आत्महत्या करने पे मजबूर हो चुके हैं। लेकिन एक उपाय, जो भी करेगा उसको लाभ मिलेगा ही मिलेगा, कर्ज उसका उतरेगा ही उतरेगा। तो ये क्या कारण है कि पति पत्नी का आपसी झगड़ा होना? तो अगर हो रहा है तो उसको खत्म करने के लिए उनको क्या उपाय करना चाहिए? सैकड़ों योग हैं कि पति पत्नी के कई कारण हैं गृहस्थी खराब होने के, है ना। कि अगर किसी की भी गृहस्थी खराब हो रही है, तालमेल में खराबी है किसी भी वजह से, पति पत्नी अगर मान सकें तो दोनों मिलकर जाकर गौशाला में गाय को चारा दे, गाय की सेवा करें, शुक्र की पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। स्टार न्यूज पंजाबी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र गुप्ता। आज हम बात करेंगे ज्योतिष के ऊपर। हमारे साथ ज्योतिष मोहित वत्स जी मौजूद हैं। उनसे आज ज्योतिष के ऊपर बात करेंगे कि ज्योतिष क्या चीज़ है और इसके क्या उपाय करने चाहिए। अगर किसी को किसी तरह की कोई बीमारी लगती है, जहाँ किसी तरह का कोई भी उनको दुख आता है, तो उसके क्या उपाय होने चाहिए, उसके ऊपर आज हम उनसे विस्तार पूर्वक बात करेंगे। पंडित जी, आपका हमारे चैनल स्टार न्यूज़ के ऊपर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार जी। मेरा पहला क्वेश्चन यही होगा कि ज्योतिष क्या है और क्या इसका असर सब लोगों पर पड़ता है? बिल्कुल। सबसे पहले तो आपके स्टार न्यूज़ पंजाबी चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भी बहुत खुशी महसूस कर रहा हूं आपके इस चैनल पर आकर, क्योंकि आप बहुत एक अच्छा काम कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन लोग आपसे जुड़ रहे हैं, तो ये बहुत मेरा भी सौभाग्य है कि मैं आपके चैनल पर आया हूं। और आज का आपने ज्योतिष का एक यहाँ पर जो पॉडकास्ट रखा है, ये बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि ज्योतिष एक बहुत बड़ा ज्ञान है। जैसे हम देखते हैं कि साइंटिस्ट लोग विज्ञान की खोज में लगे हुए हैं, ब्रह्मांड को खोज रहे हैं, तो एस्ट्रोलॉजर भी यही काम कर रहे हैं। वो भी ग्रहों को निरंतर खोज रहे हैं। ग्रहों के क्या असर हमारे जीवन पर आ रहे हैं, उन चीज़ों को देख रहे हैं। ज्योतिष, आपने सवाल किया कि क्या ज्योतिष सब पर असर करता है, तो लाल किताब में एक चीज़ कही गई है, वो ये है, समय करे नर क्या करे, समय बड़ा बलवान, असर ग्रह सब पर ही हो, पशु परिंद इंसान।
यानी कि ग्रहों का असर पशु परिंदों पर भी हो रहा है, इंसानों पर तो है ही। यहाँ पर समझने वाली ये चीज़ है कि समय के हिसाब से हम फसल को बीजते हैं, बीज डालते हैं, समय के हिसाब से फसल पकती है, सूर्य के बिना फसलें बन नहीं सकती हैं, पानी चंद्र है, उनके बिना कोई फसल हो नहीं सकती है। तो ज्योतिष को तो जीवन के अंदर शुरू से लेकर आखिर तक हर चीज़ से जोड़ेंगे तो वो जुड़ जाएगा। ज्योतिष का असर हर चीज़ पर है। अगर इंसान ज्योतिष का सहारा लेता है, इसकी जानकारी लेकर चलता है, तो जीवन के अंदर उसके बहुत सारी परेशानियां दूर होती हैं, क्योंकि ज्योतिष का काम है आपकी परेशानी को बहुत हद तक कम कर देना और आपकी ज़िंदगी में जो सफलता है, खुशियां हैं, उसको वो बहुत हद तक बढ़ा सकता है। इसलिए ज्योतिष बहुत कारगर है, सटीक है और हर इंसान पर असर कर रहा है। बड़े ज्योतिष में सबसे ज़्यादा जिक्र होता है उपायों का। जी बिल्कुल। कोई भी आता तो कहा जाता है कि आप ये उपाय करो, ये उपाय करो, तो सबसे ज़्यादा जिक्र उपायों का होता है। क्या उपाय काम करते हैं? इसके बारे में लोग जो दर्शकों को बताएं। बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि देखिए ज्योतिष उपायों के बिना ज्योतिष नहीं है। ज्योतिष की बात करें, प्रेडिक्शन हर इंसान को पता चलती है। मान लीजिए किसी इंसान की हमने कुंडली देखी, उसके बारे में बोल दिया कि आपका ये ग्रह अच्छा है, ये ग्रह अशुभ है, लेकिन अशुभ ग्रह जो जीवन में बुरा असर दे रहा है वो अपने आप अपना बुरा असर बंद नहीं करेगा। कई बार आजकल देखने को मिल रहा है कि ज्योतिष सिर्फ प्रेडिक्शन कर सकता है, इसमें उपाय जैसी चीज़ नहीं होती है। लेकिन इस चीज़ के लिए मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अगर कोई चीज़ अशुभ फल दे रहा है ग्रह आपको, तो उसका असर कैसे रुकेगा अगर आप उपाय नहीं करेंगे। कई लोग करते हैं हम परहेज़ करेंगे, कई लोग कहते हैं कि हम कुछ चीज़ों से दूर हो जाएंगे, तो ये भी तो एक उपाय है। अगर हम वैदिक ज्योतिष की भी बात करें तो उसके अंदर भी ये कहा जाता है, ग्रहों के शांति मंत्र बताए गए हैं, सूर्य चंद्र मंगल सबके हैं, तो वो उपाय ही है। हमारे पास निरंतर लोग आते हैं, कुंडलियाँ दिखाते हैं। अगर हम उनको कहते हैं कि आपका ये ग्रह अच्छा है, इसकी चीज़ें अपने पास रखिए, इसके रिश्तों के साथ जुड़कर जीवन में काम करिए, तो फ़ायदा होता है, तो वो उपाय ही है ना। अगर हम कहते हैं कि ये ग्रह आपका अशुभ है, इससे जुड़ी चीज़ों का दान कर दीजिए, इससे जुड़ी हुई चीज़ों से दूर रहिए, इससे जुड़ी हुई चीज़ों के रंग मत पहने, तो ये भी तो उपाय की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन इसके अलावा भी लाल किताब में बहुत सारी चीज़ें उपायों से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि हमने इस चीज़ को प्रैक्टिकली देखा है अपने जीवन के अंदर। रोज़ का काम है कि इंसान की तकलीफ़ को उपाय बहुत हद तक ख़त्म कर देते हैं। इसलिए उपाय काम बिल्कुल करते हैं जी। और जो इंसान अपने जीवन के अंदर उपाय करता है, उपाय वैसे कुछ समय के लिए होते हैं। कई लोगों की धारणा है कि शायद पता नहीं सारी ज़िंदगी उपाय करने पड़ेंगे। अब लाल किताब में एक कॉन्सेप्ट है जिसे वर्षफल कहा जाता है, कि आपका वर्षफल बनता है आपकी जन्म कुंडली से, वो वर्षफल बताता है कि पूरा साल आपका कैसा रहेगा। तो उसके अंदर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता कि हमारे पास क्लाइंट आया और हमने बोल दिया कि वर्षफल बना है, ग्रह अच्छे नहीं आए हैं, उपाय पूरा साल ही करो। ऐसा नहीं होता। उपायों की किसी लेवल पर ज़रूरत पड़ती है, लेकिन परहेज़ किया जाए तो वो उपाय से ज़्यादा फ़ायदा करता है। लेकिन मैं यहाँ कहूँगा कि परहेज़ भी तो एक उपाय ही है ना। इसलिए सिर्फ अपने बारे में जानना ही सफिशेंट नहीं है। अगर आपको कोई सही उपाय बताएगा तो निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा ही होगा। आम देखा जाता है कि जब लड़का लड़की की शादी से पहले जी कुंडली मिलान किया जाता है जी। उनके दोनों के टेवे मिलाए जाते हैं। ये कितना जरूरी है टेवा मिलाना और क्यों मिलाया जाता है? देखो, कुंडली मिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दो लोगों को आप जीवन भर के लिए जोड़ रहे हो। और ख़ास तौर पर जब शादी होती है ना, तो लड़के के ग्रह लड़की पर और लड़की के ग्रह लड़के पर उसी समय असर करना शुरू कर देते हैं। अब वो चाहे अच्छा असर करे या बुरा असर करे। कुंडली मिलाने से सबसे पहली चीज़ तो यही पता चलती है कि ये लोगों की आपस में दोनों की निभेगी या नहीं निभेगी, इनका स्वभाव, इनका तालमेल आपस में सही बैठेगा कि नहीं बैठेगा। इसलिए कुंडली को मिलाना बहुत ज़रूरी है। पर यहाँ पर समझना ये ज़रूरी है कि कुंडली मिलाने के अंदर कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ गुणों को मिला लेते हैं कि गुण मिला लिए, बहुत अच्छी बात है जी, शादी कर दो। हमारे पास सैकड़ों ऐसे केसेस आए जिसके अंदर गुण 30 मिल रहे हैं, 36 में से 28 मिल रहे हैं, 32 मिल रहे हैं, लेकिन वहाँ पर तलाक चल रहा है, केस लगा हुआ है। ऐसे लोग भी आते हैं जिनके ज़्यादा गुण मिलते नहीं हैं,
कई लोगों ने तो बाय लक कह सकते हैं कि बिना कुंडली मिलाए शादी कर ली और सच में उनके गुण मिल भी नहीं रहे, लेकिन उनकी अच्छी निभ रही है। तो यहाँ पर ये समझिए कि सिर्फ और सिर्फ गुणों को देखना ही ज़रूरी नहीं है। अगर जीवन के अंदर आपकी कुंडली के मुताबिक ग्रहों ने बुरा असर दे दिया शादी के संबंधित चीज़ों में, तो बुरा असर आएगा। अब कुंडली का चौथा घर पारिवारिक सुख का है। अगर गुण बेशक 36 में से 36 मिल गए, लड़के या लड़की की कुंडलियों में चौथा घर खराब हो गया, पारिवारिक सुख का घर है, पारिवारिक सुख गया, क्लेश होंगे, खराबियां होंगी। सातवां घर सबसे इम्पोर्टेंट, पति के लिए पत्नी का है, पत्नी के लिए पति का है, वो खराब हो गया तो गृहस्थी गई। या क्या होगा, आपस में बनेंगे नहीं, तलाक की नौबत आएगी, या दोनों में से कोई ना कोई या दोनों बीमार होने लग जाएंगे। इसलिए गुणों के साथ साथ अगर हम कुंडली के चौथे, सातवें, 12वें घर को देखेंगे तो फ़ायदा मिलेगा। 12वां घर क्या होता है? ये हमारे सोने का कमरा है, जहाँ हम रात को सोते हैं। वैसे तो ये बहुत चीज़ों से जुड़ा है, लेकिन आपने शादीशुदा जीवन की बात की कि 12वां घर हमारे रूम से जुड़ा है, जहाँ पर मियाँ बीवी के निजी सुख देखे जाते हैं। अगर 12वां घर खराब होगा तो मियाँ बीवी के आपसी जो निजी रिलेशन है वो डिस्टर्ब होने शुरू हो जाएंगे, वहाँ से खराबियाँ आनी शुरू हो जाएंगी, वो तलाक का, वो परेशानियों का कारण योग बन सकते हैं। इसलिए जब भी मिलान की बात करें तो सबसे ज़रूरी कुंडली के अंदर गुण देखिए, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन अगर कुंडली के अंदर ग्रह खराब हैं, कुंडली के 4, 7, 12 घर खराब हैं, तो भले ही 36 में से 36 गुण भी मिल जाएं तो यहाँ पर शादी सफल नहीं हो सकती। और अगर ये घर अच्छे हैं, ग्रह अच्छे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर बेशक आपने गुण बहुत कम है और शादी कर दी तो सब अच्छा रहेगा। एक नई चीज़ मैंने यहाँ पर, बहुत समय से इसको मैं खोज रहा था, तो मैंने इसको बड़े अच्छे तरीके से घटित होते देखा। आज मैं वो भी आपके माध्यम से यहाँ बताता हूँ कि कुंडली मिलान के समय घरों की बात हमने बता दी, मांगलिक योग कई लोग देखते हैं, चलो वो भी ज़रूरी है, देख लिया, लेकिन ये सब चीज़ें भी मान लीजिए पास हो गई, पर एक नई चीज़ जो मैं आज यहाँ पर बताऊँगा उसको ज़रूर ध्यान में रखें। अगर लड़का लड़की की कुंडली के अंदर दोनों का कोई भी सेम ग्रह नीच है, यानी दोनों का सूरज नीच है या दोनों का चंद्र नीच है, तो भी थोड़ा सोचिए, परहेज़ रखिए, बड़ी दिक्कत हो सकती है। जैसे कि अगर लड़का लड़की दोनों का ही सूरज नीच है, तो सूरज नीच होता है 7वें घर के अंदर। 7वां घर हमने अभी बताया कि गृहस्थी का खाना है, तो 7वें घर का सूर्य कुंडली के अंदर दोनों की कुंडली में यानी तलाक योग, यहाँ पर ये गृहस्थी खराब करेगा, पत्नी या पति की सेहत खराब करेगा, तलाक के योग बनाएगा। इसलिए अगर दोनों का सूर्य नीच हो तो परहेज़ रखा जाए। मान लेते हैं अगर लड़का लड़की की कुंडली के अंदर दोनों का ही चंद्रमा नीच है और उनकी शादी हो जाती है, तो चंद्रमा पारिवारिक सुख का कारक है, चंद्रमा पैसे का कारक है, चंद्रमा मन की शांति का कारक है। अगर दोनों का ही चंद्र नीचा और शादी कर दी तो आगे चलकर जो उन्होंने परिवार बनाना है उसके अंदर सुख की कमी बन सकती है, क्लेश की स्थितियां बन सकती हैं, घर के अंदर रुपए पैसे की तंगी बन सकती है, क्योंकि चंद्रमा इन सभी चीज़ों से जुड़ा हुआ है। अगर लड़का लड़की जिनकी शादी कर रहे हैं दोनों का मंगल नीच हो गया तो ये तो बड़ी घातक चीज़ हो जाएगी, क्योंकि मंगल नीच होता है चौथे घर में, और जन्म कुंडली का चौथा घर जो है ये मांगलिक योग भी आ गया। यहाँ पर मंगल नीच तो हमने बोला कि है ही है, और सबसे बड़ी बात लाल किताब इसको मंगल बद भी मान लेती है। अगर चौथे घर का मंगल दोनों का ही हो तो चौथे घर का मंगल भी यहाँ पर अग्रेसिव बनाएगा, क्योंकि नीच का मंगल इंसान के अंदर गुस्सा बढ़ाता है, जिद्दीपन देता है, और यहाँ तक कि उसके स्वभाव को ऐसा बना देता है कि बिना फ़ायदा नुकसान सोचे समझे कोई चीज़ उठा के मार देनी, कुछ भी कर देना। तो अगर दोनों का ही मंगल खराब होगा तो पक्की बात है दोनों के अंदर गुस्सा होगा, छोटी सी बात भी किसी बहुत बड़ी खराबी का कारण ऐसे लोगों के जीवन के अंदर बनने लग जाती है। इसलिए यहाँ परहेज़ रखें। मंगल के बाद मान लीजिए अगर लड़का लड़की दोनों का बुध नीच है और उनकी शादी हो जाती है, तो बुध बुद्धि का कारक है, और बुध नीच होता है 12वें घर में जो मियाँ बीवी के निजी सुखों का घर है। अगर बुध दोनों के लड़का लड़की की कुंडली में नीच और खराब हो गया, उनकी शादी कर दी, तो ऐसे में घर के अंदर आफतें ही आफतें होंगी, दिमागी परेशानियां, बीमारियां, परेशानियां, आपसी तालमेल, ये सब खराब होगा, और एक दूसरे को समझने की जो सूझबूझ है वो भी काम नहीं करेगी, जो बहुत बड़ी खराबी का कारण बनेगी। अगर
मान लीजिए लड़का लड़की दोनों का बृहस्पति नीच हो गया और इनकी शादी कर दी, तो सबसे पहले बृहस्पति क्या होता है, शादी के बाद सब जानते हैं कि संतान का सुख देखना पड़ता है जी, अब इनके घर में बच्चा आ जाए। बृहस्पति संतान का कारक है, अगर दोनों का बृहस्पति नीच होगा संतान सुख में बाधा हो सकती है। बृहस्पति नीच होगा, दोनों लोग धर्म से हटकर चलने वाले हो सकते हैं। बृहस्पति नीच होगा, दोनों लोग ऐसे होंगे जिनके अंदर समझदारी कम हो सकती है। ये सारी चीज़ें क्या करेंगी कि इंसान के जीवन के अंदर एक नई परेशानियां बनाएंगी। अगर संतान उत्पत्ति में बाधा आ गई तो दिक्कत, सूझबूझ में कमी आ गई तो दिक्कत, किसी बात को सहन करके समझदारी से दूसरे को माफ़ कर देना, वो अगर चीज़ अंदर ना रही तो दिक्कत। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि अगर धार्मिक ना रहे, भगवान में धार्मिक कार्यों में आस्था ना रही, क्योंकि नीच बृहस्पति धर्म से कई बार दूर भी करता है, ऐसी चीज़ें हो गई तो घर के अंदर पॉजिटिविटी कहाँ से आएगी, एनर्जी पॉजिटिव कहाँ आएगी, नेगेटिव माहौल बनने लग जाएगा। और सबसे बड़ी बात, अगर लड़का लड़की दोनों का शुक्र नीच है और शादी कर दी, अब शुक्र तो है ही गृहस्थी का कारक ग्रह, पति भी शुक्र, पत्नी भी शुक्र, गृहस्थी भी शुक्र और आमदनी भी शुक्र, रुपया पैसा। अगर शुक्र भी नीच हो गया तो पति का शुक्र पत्नी पे असर देगा, पत्नी का शुक्र पति पे बुरा असर देगा, गृहस्थी पे बुरे असर आएंगे, हो सकता है कि आपसी निजी सुख भी खराब होने लगे। ऐसे में क्या होगा, घर के अंदर सिर्फ और सिर्फ चिड़चिड़ापन बनना शुरू होगा, कहीं ना कहीं निजी कमजोरियां बननी शुरू हो जाएंगी, कहीं ना कहीं आपसी तालमेल तो बिगड़ेगा और दोनों का नीच शुक्र भी कई बार तलाक की ओर इंसान को ले जाता है। और अगर लड़का लड़की दोनों जिनकी शादी हो रही है, दोनों का शनि नीच हो जाए, अगर शनि नीच हो जाए तो इंसान के अंदर आलस आ जाता है। ऐसे में दोनों किसी भी काम को, यानी कि किसी भी जिम्मेदारी को, आदमी अपने ऑफिस के काम को, अपनी नौकरी के काम को, घरवाली जो है वो घर के काम को करने से कतराएगी, क्योंकि आलस आएगा अंदर, कहीं ना कहीं स्लो हो जाता है इंसान, वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाने से भागने लगता है, या उसके अंदर होता है छोटा सा कोई काम कर लिया, बाकी का फिर देखेंगे, जिसका धीरे धीरे असर जीवन के ऊपर ऐसा बुरा असर पड़ने लग जाता है कि आपके जीवन से बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आप खराब कर लेते हो, मिस कर जाते हो, जिसका असर एक ऐसे समय पर जाकर महसूस होता है जब आपके पास कमियां ही कमियां होती हैं और समय हाथ से निकल चुका होता है। अब बात करेंगे, अगर लड़का और लड़की दोनों का राहु नीच है, उनकी शादी कर दी जाए तो ये बहुत बड़ी खराबी है, क्योंकि राहु भी नीच खाना नंबर 12 में होता है। और सबसे बड़ी चीज़, राहु ससुराल का भी कारक है। अब अगर दोनों का राहु नीच है, दोनों की शादी कर दी, तो दोनों के दिमाग के अंदर राहु यहाँ पर बैठा हुआ हो सकता है एक दूसरे के लिए शक पैदा कर दे कि ये करैक्टर इसका सही है या नहीं है, या ये किसी से बात करता है या करती तो नहीं है। यहाँ पर बैठा हुआ राहु, दोनों का कहा गया है कि 12वें घर का राहु इंसान का खर्च भी हाथी के समान यानी बड़ा होगा। ऐसे में इतना ज़्यादा घर के अंदर बेफजूल खर्च होने लग जाता है कि बचत होनी बंद हो जाती है। ऐसे में पैसा बचता नहीं है। कई बार नीच का राहु दोनों का हो जाए और घर के अंदर राहु की चीज़ें कायम हो गई, नीले पर्दे, बेडशीट नीली बिछा दी, या कह सकते हैं कि राहु की ख़राब चीज़ें, बंद घड़ियाँ, कोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक, जंग लगा लोहा, बारिश में भीगी लकड़ी, कच्चे कोयले, हाथी के स्टैचू, ऐसी चीज़ें अगर घर में रख दी और दोनों का राहु नीच हुआ तो ये गृहस्थी के अंदर आफत ले आएगा। रुपया पैसा बचेगा नहीं, निजी सुख खराब होंगे। और कोई बड़ी बात नहीं है कि राहु का एक और डिपार्टमेंट है जिसे कहते हैं कि जीवन के अंदर थाना, कचहरी, अस्पताल, एक्सीडेंट, ऑपरेशन के हालात भी बन सकते हैं, इसलिए इससे भी बचना ज़रूरी है। आखिर में अगर लड़का लड़की की शादी होती है और दोनों का केतु नीच हो जाए, उनकी शादी कर दी जाए, तो क्या होगा? केतु को हमेशा ही ये कहा गया है कि अगर नीच हुआ तो सबसे पहला असर आपकी पॉजिटिव सोच के अंदर खराबी करेगा, कि इंसान पॉजिटिव नहीं रह पाता है। उसको कोई भी चीज़ पॉजिटिव भी होगी तो वो सोचेगा पता नहीं ठीक है कि नहीं है। और अगर केतु ज़्यादा खराब हो गया फिर इंसान ज़िंदगी में फ़ैसले तो लेगा लेकिन बिना सोचे समझे लेगा, ना फ़ायदा देखेगा ना नुकसान देखेगा। और नीच केतु यहाँ पर ये भी
कहीं ना कहीं संतान के सुख को प्रभावित करता है और जीवन में ऊंचाइयां मिल पाना मुश्किल हो जाती है, क्योंकि केतु ऊंचाई का कारक है। जब केतु अच्छा होता है तो सुखों को ऊंचाइयों पर ले जाता है, जीवन में तरक्की आती है, इंसान ऊंचाइयों पर जाता है। लेकिन अब यही अगर नीच हो गया, घर में अगर मान लीजिए बेटे हैं तो बेटे के सुखों को प्रभावित करेगा, आपकी सोच को डिस्टर्ब करेगा, परेशानियां देगा। इसलिए कुंडली मिलाना कोई मजाक नहीं है। हमारे पास लोग कुंडली मिलाने आते हैं तो यही नहीं है कि हम 1 मिनट में गुण देखते हैं और कहते हैं कर दो। मैंने अपनी लाइफ में कई बार 36 में से 36 गुण वालों को भी मना किया, और कम से कम शायद मेरे को याद है कि 4 गुण वालों की भी शादी कराई थी, और मालिक की दया से बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि सारे ग्रह उनके हक में काम कर रहे हैं। यहाँ ये भी चीज़ एक मैं आखिर में कहूँगा कि अगर ग्रह खराब हैं, शादी करनी है, तो फिर वही बात कि क्या उपाय काम करते हैं। ऐसी कंडीशन में उपाय ही काम करते हैं कि वो आपकी परेशानियों को कम करते हैं। शादी हो अगर मान लो हो चुकी है तो फिर यहाँ पर उपायों की मदद ही तो लेनी पड़ेगी। उपाय से जीवन को हम अच्छा कर सकते हैं। इसलिए कुंडली मिलाना सिर्फ मांगलिक है नहीं है यही देख लेना काफ़ी नहीं है, यहाँ पर गुणों को देखना ही काफ़ी नहीं है। मेन तो कुंडली काम करेगी। अगर सब कुछ गुण करेंगे तो कुंडली में इतने बड़े बड़े ग्रह बैठे हैं, वो क्या करेंगे? वो भी तो कुछ कर रहे हैं ना। इसलिए गुणों के साथ साथ ग्रहों को देखना बहुत ज़रूरी होता है। पंडित जी, अभी आपने एक बात बोली है कि जिनका बृहस्पति अगर दोनों का ही खराब हो जी तो उनको औलाद में आने में जो है दिक्कत क्रिएट होती है। मान लो अगर लड़की का बृहस्पति खराब हो तो लड़के का ठीक हो, तो क्या उसमें भी ऐसी जो परेशानियाँ आएगी? देखिए, मैंने अभी एक चीज़ बताई ना कि मान लीजिए कि अब ऐसा तो नहीं है कि बृहस्पति नीच वालों की शादी नहीं हुई, और ऐसा भी नहीं है कि बृहस्पति नीच वालों के संतान नहीं है। कई बार कई चीज़ें कट जाती हैं। मान लीजिए बृहस्पति किसी का नीच है, उसके घर में संतान है। कैसे है? क्योंकि अगर बृहस्पति को उसके मित्र ग्रहों की कुंडली में मदद मिल गई और अगर इंसान ने बृहस्पति के उपाय कर लिए तो फायदा मिलेगा। ऐसे में ये हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी का बृहस्पति नीचा तो शादी नहीं होनी चाहिए। आप बेफिक्र होके करो, उपायों का सहारा लीजिए। कुंडली में कई बार कई बुरे योग कुंडली में ऑटोमेटिकली कई ऐसे लॉ लग जाते हैं कि कट जाते हैं। तो अगर ऐसे लॉ लग जाएं तो बड़े आराम से फिर उपायों के बिना भी कई बार बच्चा हो जाता है। और ऐसा भी होता है कि मान लीजिए किसी का बृहस्पति नीच नहीं है तब भी औलाद नहीं है, तो क्या हुआ? तो कई बार क्या होता है कि बृहस्पति अगर नीच नहीं है, कुंडली के अंदर अगर कई ऐसे लॉ लग गए, बृहस्पति की जड़ ही खराब हो गई। अब बृहस्पति की जड़ खाना नंबर 5 भी है, 9 भी है, जिसके अंदर बृहस्पति का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। अगर 5वां घर ही खराब होगा तो वो भी तो संतान होने में दिक्कत कर सकता है। तो ये कई कारण हैं, पर ये चीज़ हर एक की अपनी कुंडली देखकर ही फैसले पर बात आएगी कि इसके साथ क्या हो सकता है। आम देखा जाता है कि जब टेवा मिलान किया जाता है जी, तो उसमें एक बात आती है कि लड़का मंगलिक है तो शादी ना की जाए। तो ये मंगलिक क्या है? तो एक कहा जाता है कि मंगल बंद है। वो क्या कारण है कि मंगल बंद का और मंगलिक का क्या मलकी है? बिल्कुल। देखिए, मांगलिक योग क्या है कि शुरू से सुनते आते हैं कि लड़का मांगलिक है, लोग डर जाते हैं, लड़की मांगलिक है, डर जाते हैं। इसमें डरने वाली बात नहीं है। जन्म कुंडली के खाना नंबर 1, 4, 7, 8 या 12 में मंगल आ जाए तो मांगलिक योग आ जाता है कुंडली के अंदर। लेकिन ऐसा कि मांगलिक योग वाले के साथ शादी ना हो, बड़ी मुश्किल हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। कई बार ये देखा गया है, ठीक है कि मांगलिक की शादी मांगलिक से कर दी, दोनों एनर्जीज बराबर होगी, क्योंकि मांगलिक का मतलब क्या है कि उसके अंदर थोड़े से एनर्जी मंगल की ज़्यादा रहेगी, अग्रेसिव हो सकता है। अगर मंगल एक का बद है, सॉरी मांगलिक है, और दूसरा भी मांगलिक है तो वो क्या है, बराबर की टक्कर। ऐसे में ये चीज़ आती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर एक मांगलिक है दूसरा नहीं है तो दूसरे के ऊपर कई बार थोड़े सेहत के इशू भी बन जाते हैं। पर इन चीज़ों के बड़े आसान उपाय हैं। मांगलिक योग कोई ऐसा योग नहीं है कि ये सब कुछ खराब कर देगा, तहस नहस कर देगा, नहीं। अगर मांगलिक योग के उपाय करोगे, कुछ परहेज करोगे तो बड़ा आसान है। बाकी रही बात मंगल बद की, मंगल बद लाल किताब ने इसको 10वां ग्रह माना है। मंगल बद को लाल किताब ने 10वां ग्रह माना है, क्योंकि ये घातक है। मांगलिक नुकसान इतना नहीं करेगा, अगर मंगल बद होगा तो दिक्कत आएगी। अब मंगल बद वाले के लिए क्या है कि मान लीजिए जन्म कुंडली के खाना नंबर 1, 3, 8 जो मंगल के घर हैं, इनमें केतु या बुध आ गया,
सूर्य और शनि इकट्ठे हो गए, जन्म कुंडली के अंदर मंगल बुध की युति आ गई, इकट्ठे हो गए, मंगल केतु की युति आ गई, ये इकट्ठे हो गए, शुक्र खाना नंबर 9 में आ गया, ये इकट्ठे हो गए, या कुंडली के अंदर अगर इंसान की कुंडली में चंद्र और बृहस्पति दोनों ही रद्दी यानी कि खराब हो गए तो वहाँ मंगल बद आएगा। और मंगल बद थोड़ा सा घातक होता है क्योंकि ये बाय नेचर इंसान को इतना घातक बना देता है, अग्रेसिव बना देता है। हालांकि मंगल बद वाला इंसान जुबान का कड़वा हो जाएगा, स्वभाव में वो बहुत घातक हो जाएगा, पर दिल का साफ होगा, गलत बात बर्दाश्त नहीं करेगा। मंगल बद वाला इंसान जो होता है, ऐसे में क्या होता है कि घर के अंदर जो खून के रिश्ते होते हैं और घर में किसी का मंगल बद हो जाए तो वो मंगल खराबी देने लग जाए तो खून के रिश्ते आपस में उनके कोई ना कोई तालमेल बिगड़ने लग जाते हैं कि कहीं ना कहीं परिवार में फूट पड़नी शुरू हो गई, बंटवारे जैसी स्थितियां आ गई, आपस में तालमेल खराब होना शुरू हो गया। और दूसरी चीज़ मंगल बद जब होता है, इंसान की बढ़ती उम्र के साथ उसके स्वभाव में बहुत ज़्यादा गुस्सा, जिद्दीपन, ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। घर के अंदर मंगल कार्य, कोई भी खुशी मनाओगे, शादी हो गई, कोई पार्टी कर ली, कोई भी खुशी मनाओगे जहाँ लोगों को इकट्ठा करोगे, मीठा बांटोगे, ऐसी जगह पर मंगल बद वाला इंसान होगा तो कई बार खुशी मनाते ही कोई ना कोई नुकसान हो जाता है। इसलिए मंगल बद का ध्यान ज़रूर रखें। और मंगल बद सबसे ज़्यादा बुरा असर कब देता है? अगर इंसान अपनी जुबान से गंदा हो जाए। जिस इंसान की जुबान कड़वी होगी, हर एक को जुबान से चोट पहुंचाएगा, उसका मंगल बद बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। अगर मंगल बद है, ऐसा इंसान अपनी जुबान पे काबू रखे, मीठा बोले, दूसरों को रिस्पेक्ट देने लगे तो मंगल बद के बुरे प्रभाव यहाँ भी कम होने लग जाएंगे। और दूसरी चीज़, जिसका मंगल बद है, रोज सुबह उठते अपनी इस पहली उंगली से, फर्स्ट फिंगर, इसके साथ अगर उठते सार मुंह में थोड़ा ताज़ा पानी लेके अपने दांतों को साफ करे और नियमित रूप से करे तो मंगल बद बहुत शांत होता है। मंगल बद वाले दक्षिण मुखी मकान में न रहें, मीठा बांटें, शरीर पर चांदी धारण करें या चांदी का चौरस टुकड़ा पास रखें तो भी इसमें बहुत लाभ हो सकता है। नहीं तो मंगल बद फिर घातक होता है, जिसका असर शुरू से अपने स्वभाव से शुरू होकर परिवार तक, परिवार से लेकर आगे गृहस्थ जीवन के बाद जीवन साथी पर भी आता है। और समाज के अंदर भी ऐसे लोग हथियार चलाने से, हथियार से नुकसान खाने से योग बनते हैं। मंगल बद वाले के लिए मैंने कई बार कहा है कि मंगल बद मांगे हथियार, कभी ना इसको फलेगा ये, क्रोध में आकर बार बार इसके हाथों से चलेगा ये। यानी कि मंगल बद वाले को हथियार से भी थोड़ा दूर रहना चाहिए। तो ऐसे में अपने स्वभाव को कंट्रोल कर लिया तो मंगल बद आपका शांत रहेगा। हाँ जी पंडित जी, मेरा अगला क्वेश्चन यही होएगा कि ग्रहवाद असर, जो ग्रह होते हैं उनका असर हमारे खान पान, हमारे कपड़ों के ऊपर कितना पड़ता है? क्योंकि अगर आम देखा जाता है कि जब भी कोई अपना टेवा दिखाने या अपना पूछने किसी पंडित जी के पास या ज्योतिषी के पास जाते हैं तो उनको यही कहा जाता है कि आप इस रंग के कपड़े डालो, आप खान पान में ये ध्यान रखो। तो क्या इसका असर कितना उनके ऊपर पड़ता है? बहुत ज़्यादा असर पड़ता है जी। खान पान एक हमारी ऐसी चीज़ है, हम जो खाते हैं हमारे शरीर में जाता है, हम जो पहनते हैं हम अपने शरीर पर पहनते हैं। मैं हमेशा अक्सर कहता हूँ, हमारे शरीर पर एक ऑरा मंडल घूम रहा है, हर वक्त घूम रहा है, ग्रहों की एनर्जी उसमें आ रही है। उसमें अगर आपने अपने शरीर पर, अपने खान पान में नेगेटिव ग्रह की चीज़ें दाखिल कर ली तो ऑरा के अंदर नेगेटिव ग्रह एक्टिव होगा जो परेशानियां देगा। रंगों की बात करें, हर रंग ग्रह से जुड़ा है। अगर आप अपने नीच ग्रहों के रंगों को पहन लोगे, नीच ग्रह के रंगों की चीज़ों को पास में रखोगे, अपने बेडरूम के अंदर नीच ग्रह के रंग करवा लोगे। मान लीजिए किसी का राहु नीच है, कमरे में नीला रंग करवा लिया। और मैंने कई बार देखा है जिनका राहु नीच होता है उनको नीला रंग बहुत पसंद आता है, उनकी वार्डरोब नीले कपड़ों से भरी है, उनका बेड नीले कलर का है, उनके कमरे में पेंट नीले कलर का है। तो ये चीज़ें यहाँ से खराबी शुरू होती है। अगर रंगों की बात करें, आप अपनी कुंडली से जानें कि आपके फेवरेबल कलर कौन से हैं। अगर आप अपने अच्छे ग्रहों के रंगों की चीज़ें पास रखेंगे, अपने अच्छे ग्रहों के रंगों को पहनेंगे तो आप पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि आपकी ऑरा में आपका पॉजिटिव ग्रह एक्टिव हो रहा है। और अगर हम अपने बुरे ग्रह के रंगों से दूर रहेंगे तो क्या फ़ायदा होगा कि मान लीजिए हमने अपने बुरे ग्रह का रंग ही नहीं पहना
तो उसको आपको खराबी देने का कारण नहीं मिलेगा। परहेज़ बहुत बड़ी चीज़ है। खान पान भी यही असर करता है। अगर हम बहुत ज़्यादा अपने खराब ग्रहों की चीज़ों का सेवन करें, अब मान लीजिए किसी का बुध नीच है, वो हर समय मूंगी साबुत दाल ही खाता रहे, हरी सब्जियां ही खाता रहे, तो बुध कहीं ना कहीं खराबी तो देगा। बिजनेस डिस्टर्ब करेगा, काम काज को खराबियां करेगा, दिमागी परेशानियां देगा, हर अपॉर्चुनिटी को खराब करेगा। मान लीजिए मंगल खराब है, इंसान हर वक्त तला खाना खा रहा है, जंक फूड खा रहा है, तो कहीं ना कहीं पेट की प्रॉब्लम बनेगी, डाइजेशन सिस्टम खराब होने लगेगा, खून में खराबी आएगी, इन्फेक्शन बनेगी, स्वभाव चिड़चिड़ा होगा, क्योंकि ग्रह असर भी देगा। सबसे पहला असर आपकी सेहत, आपके स्वभाव पर आएगा। और मान लेते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ बोलना चाहूँगा कि खान पान में आज के लिए जो सबसे घातक चीज़ है वो क्या है? नॉन वेज डाइट। अगर आप शराब, मीट, अंडे का सेवन करते हो तो एक बात तय है कि आपका शनि खराब होगा ही होगा, आपके जीवन के अंदर खराबियां आएंगी ही आएंगी, क्योंकि शराब, मांस, अंडे के सेवन से शनि बिगड़ता है, आपकी की हुई मेहनत जाया जाने लगेगी, आपका ऑरा तो कमज़ोर होगा ही, क्योंकि जब हम नेगेटिव एक तरह की डाइट खाएंगे, अब जिस डाइट के अंदर खून है, जिस डाइट के अंदर किसी की बहुत ज़्यादा तकलीफ़, दर्द है, वो आपके लिए फ़ायदेमंद कैसे हो सकती है? उसका असर भी आपके अंदर ही आएगा। तो ऐसे में आप नॉनवेज लेंगे, शनि खराब होगा, शनि खराब होगा तो की हुई मेहनत जाया जाएगी। एक रोटी की मेहनत करे इंसान को 10 मिले, ये तब होता है जब शनि अच्छा हो, लेकिन जब शनि खराब हो जाए 10 रोटी की मेहनत करके एक रोटी मिलती है। तो शनि को खराब करने का सबसे आसान तरीका तो मैं हमेशा ही बताता हूँ, जीव हत्या करना, करवाना, सांप मारना, मरवाना, या नॉनवेज खाना, शराब पीना, शनि खराब। अब चाहे वो कुंडली में भी अच्छा है, इसलिए डाइट का असर ज़रूर पड़ता है। कुंडली से जाने कि कौन सी चीज़, कौन से रंग आपके लिए अच्छे या बुरे हैं, उनको आप उस तरीके से मैनेज करें। और नॉनवेज पूरी कुल दुनिया, कुल आलम के लिए मैं कहता हूँ कि ये नुकसान करेगा ही करेगा। अब लोग सोचेंगे कि बहुत दुनिया खाती है, बड़ी दुनिया को फ़ायदा भी मिल रहा है, लोग तो अमीर बड़े हैं। हर इंसान जो करके आया है आज उसको फल मिल रहा है, अब जो कर रहा है उसका फल आगे आप खुद ही देख लेना, क्योंकि ये कुदरत का नियम है, सब पर लागू है। नॉनवेज हर एक के लिए मना है, हर एक को नुकसान देता ही देता है। पंडित जी, एक क्वेश्चन है कि काल सर्प योग, आम कहा जाता है कि आपके ऊपर काल सर्प योग लग गया, तो ये क्या चीज़ है? काल सर्प योग क्या है? तो इसको दूर करने के लिए क्या लोगों को उपाय करना चाहिए? देखिए, काल सर्प योग एक ऐसा योग है जिसमें सबसे ज़्यादा मेन राहु और केतु को देखा जाता है। कुंडली के अंदर 2 ग्रह ऐसे हैं, राहु और केतु, जो हमेशा ही आमने सामने रहते हैं। मान लीजिए राहु पहले घर में है, केतु 7वें घर में है। अब दोनों साइड उसके आसपास की जो लेफ्ट राइट बन गई, अगर बाकी के सारे 7 ग्रह एक साइड में आ जाएं, एक साइड खाली हो जाए, तो वो काल सर्प योग हो जाता है, उसको एक बंधन माना जाता है। ऐसे में कई बार जीवन के अंदर बनते हुए कामों में रुकावट आ जाना, ऐसे में इंसान की अपॉर्चुनिटीज़ खराब होना, ऐसे में जिस घर का काल सर्प योग है, जैसे कि पहले घर का है, शरीर में कमियां बनाएगा, तरक्की को रोकेगा, दूसरे घर का काल सर्प योग है तो धन में खराबियां देगा, ये अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये कुछ दिक्कतें करता है, लेकिन इसके लिए यदि आप उज्जैन में सिद्धवट नाम से एक जगह है, वहाँ जाकर इसकी शांति कराते हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो ज़रूरी इसमें यह है कि आप जीवन में कभी भी सांप ना मारें, ना मरवाएं। कई बार क्या होता है कि इंसान शोर मचा देता है कि सांप सांप सांप, खुद तो मारा नहीं, दूसरे ने मार दिया। ना सांप मारना है, ना मरवाना है। काल सर्प योग की पूजा शांति जहाँ मैंने बताया सिद्धवट में जाकर करवाएं। और इसके कुछ ज्योतिषी उपाय भी होते हैं, जैसे कि हर सावन के महीने में किसी भी एक सोमवार के दिन, जब सावन का महीना आए, किसी भी एक सोमवार को चांदी का नाग नागिन का एक जोड़ा लीजिए, दूध का पैकेट लीजिए, इसको जाके शिवालय में शिवलिंग के आगे रख कर आएँ, माथा टेक कर आएँ, तो लाभ होगा। इसके कई तरह के उपाय हैं जो लाभ देते हैं, लेकिन अगर इंसान इसका हल करेगा तो जीवन में तरक्की के रास्ते खुलने लग जाते हैं। पंडित जी, एक मेरा क्वेश्चन ये है कि आम लोग जो ज्योतिषियों के पास जाते हैं, पंडितों के पास जाते हैं, तो उसमें उनको कहा जाता है कि आपके ऊपर पितृदोष लग गया,
तो उनको एक वहम में डाला जाता है, भ्रम में डाल दिया जाता है कि पितृदोष लग गया, इसका तो बहुत बड़ा उपाय करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा। तो लोग वैसे ही परेशान हो जाते हैं। तो इसका क्या, ये पितृदोष क्या है और इसका क्या उपाय लोग करें जिससे कि उनको इसके मुक्ति मिले? देखिए, पितृ दोष के अंदर ना दो चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ तो ये है कि एक जो गए हुए पितृ होते हैं, यानी कि घर का कोई सदस्य जैसे बाप दादा गुजर गए, वो पितृ बन जाते हैं। अगर उनका दोष लग जाए, इसके भी कई कारण होते हैं, लेकिन उसके खास तौर पर कारण होते हैं कि आप उनके लिए मान लीजिए श्राद्ध नहीं कर रहे, उनके लिए कुछ किसी को कभी देते नहीं है, तो ऐसे में दोष बनना शुरू होता है, जो दिक्कत का कारण बनता है। ऐसे में अपने कुल पुरोहित के जरिए पितरों का दोष दूर करें। इसके अंदर कई तरह की पूजा हवन वगैरह होते हैं, वो आपके पुरोहित आपको बता देंगे। दूसरी चीज़ ये है कि ग्रहों का भी पितर ऋण होता है, जो जीवन के अंदर बहुत बड़ी खराबियां दे देता है। लाल किताब के अंदर एक कंसेप्ट है ऋण पितरी के ग्रह, कि पितर इनके ग्रह, सूर्य का ऋण है, चंद्रमा का ऋण है, मंगल का है, सभी ग्रहों का ऋण होता है। अगर कुंडली के अंदर ग्रहों का ऋण हो, कुल खानदान से बराबर पैसा लेकर के अगर आप उस ऋण को दूर करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए जैसे कि किसी की कुंडली में चंद्रमा का ऋण है, अगर वो अपने कुल खानदान से जहाँ तक खून का रिश्ता है, जिसमें माँ बाप भाई बहन चाचा ताया दादा दादी आ जाते हैं, बुआ आ जाती है, बुआ का आगे का परिवार नहीं, बहन आ जाती है, अगर बहन शादीशुदा है तो उसका आगे का परिवार नहीं, खून के संबंध वाले लोग। मान लीजिए चंद्रमा का ऋण है, सारे परिवार से बराबर चांदी लेकर उसको यदि सोमवार के दिन जल प्रवाह करते हैं तो चंद्र का ऋण उतरता है। इसी तरह अगर आप किसी रेड बुक वाले एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करेंगे, कुंडली के अंदर अगर कोई भी ऋण होगा ग्रह का, तो वो आपको उसका उपाय बताएंगे। अगर आप उसको करेंगे तो वो ग्रह तुरंत आपका एक्टिव होगा, आपके लिए शुभ फलदायी होगा और अपने से जुड़ी हुई चीज़ों में फ़ायदा देने लग जाता है। पंडित जी, आम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो आम देखा जाता है कि डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो जब डिप्रेशन में चले जाते हैं तो उसको निकालने के लिए उनको क्या उपाय करने चाहिए? कौन सा ग्रह उनको डिप्रेशन में डालता है? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि डिप्रेशन का योग जो है ना, ये चंद्रमा और बुध से शुरू होता है। चंद्रमा हमारे मन का कारक है, बुध हमारे दिमाग का कारक है। जब भी किसी इंसान का कंट्रोल अपने मन पर भी नहीं है और दिमाग पर भी नहीं है, तो वो इंसान का कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जाना तय हो जाता है। क्योंकि जहाँ पर मन की शांति नहीं है वहाँ मन अशांत हो गया, जहाँ पर दिमाग पर कंट्रोल नहीं है वहाँ पर इंसान के अंदर ख्यालों के बहुत ज़्यादा तूफान जागेंगे। और सबसे बड़ी चीज़, इसको सबसे ज़्यादा आग में तेल डालने का काम करता है राहु। क्योंकि जो हमारा दिमाग है ये तो बुध है, लेकिन इसमें जो एक बहुत नेगेटिव तरंगे आती हैं, नेगेटिव ख्याल बार बार आते हैं, वो राहु लेकर आता है। तो जन्म कुंडली के अंदर अगर चंद्रमा खराब हो गया, बुध खराब हो गया और राहु खराब हो गया, वही बंदा बहुत घातक डिप्रेशन में जाता है। क्योंकि मन पर कंट्रोल नहीं है, दिमाग पर कंट्रोल नहीं है, और ऐसे लोग एक छोटी सी भी प्रॉब्लम को बहुत बड़ा मानने लग जाते हैं। उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि हम किसी भी सिचुएशन को टैकल कर लेंगे, ये खराबी करता है। अगर कोई डिप्रेशन में है, वैसे तो ये कुंडली बताएगी कि इसके कई कारण हैं, कि चंद्रमा के खराब होने के कई कारण हैं, बुध राहु के खराब होने के कई कारण हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी को डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, उनके लिए कुछ सटीक खास उपाय क्या करें। जिनको डिप्रेशन है वो लोग कभी भी नीला हरा रंग ना पहने। जितना नीला हरा रंग पहनेंगे उतनी खराबी बढ़ेगी। घर के अंदर बुध की चीज़ें, ढोलकी, तबला, सितार, गिटार, मनी प्लांट, शंख, सीप, कौडियाँ, बांस की चीज़ें ना रखें। राहु की चीज़ें, बंद घड़ियाँ, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक, जंग लगा लोहा, बारिश में भीगी लकड़ी, कच्चे कोयले, हाथी के स्टैचू वगैरह घर में ना रखें। और सबसे बड़ी चीज़ ये, बुध राहु का उपाय क्या करें, हरी मूंग, साबुत दाल और जौ पानी में इनको नरम कर लीजिए और 43 दिन लगातार पक्षियों को खिलाएं। ऐसे में बुध राहु का जो दोष है वो ख़त्म होगा, दिमाग रिलैक्स होगा। और चंद्रमा के लिए क्या करना है कि पानी के अंदर या तो कच्चा दूध डालकर नहाइए या गंगा स्नान करके आइए। शरीर पर चांदी धारण करते ही आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये उपाय वो लोग जिनका मतलब कि डिप्रेशन का योग है वो करेंगे तो उनको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। हाँ जी पंडित जी, बात करते हैं एजुकेशन की। तो एजुकेशन आजकल हर बच्चों के लिए, हर लोगों के लिए बहुत मस्त हो चुकी है। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, तो उनके माँ बाप काफ़ी दुखी रहते हैं। तो
ये जिन जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्या कारण है, क्या कौन से ग्रह उनको खराब करते हैं और उनको क्या उपाय करने चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि एजुकेशन आज के ज़माने में तो बहुत ज़रूरी है। एक समय था कि हम देखते थे किसी ने 10वीं पास कर ली तो सरकारी नौकरी भी लग जाती थी, 10वीं पास कर ली समझ लो उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई। लेकिन आज का जो ज़माना है, आज के ज़माने के अंदर जो जो हमारे प्रोफेशंस आ चुके हैं, पढ़ाई लोग बच्चे पैदा करने के बाद तक भी कर रहे हैं, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है। जिन भी लोगों की कुंडली के अंदर चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति अच्छा होगा, वो लोग पढ़ाई में बहुत कामयाब हो जाएंगे। और जिनकी कुंडली के अंदर ये ग्रह खराब हैं उनको दिक्कतें आएंगी। वैसे तो कुंडली में और भी कई कारण है। कुंडली का 5वां घर पढ़ाई लिखाई का है, डिस्टर्ब हो गया तो दिक्कत करेगा। बुध जो हमारी नॉलेज का कारक है, किसी भी चीज़ को याद रखने की का ताकत है कि भी किसी चीज़ को हमने पढ़ा और याद रख लिया, वो बुध की ताकत है, वो खराब हो गया तो दिक्कत आएगी। हर एक इंसान की कुंडली में अपने अपने कई योग हैं जो देखकर ही पता लगेंगे कि इसको दिक्कत क्यों आ रही है। पर हम यहाँ पर कुछ ऐसे उपाय आपको बताएंगे जो सबके लिए फ़ायदा करेंगे। जिसकी भी पढ़ाई में दिक्कत आ रही है बच्चे की, वो इंसान, वो बच्चा सूर्य को तांबे के लोटे में जल देना शुरू करे। सूर्य अच्छा होना शुरू होगा, ज्ञान बढ़ेगा। बृहस्पति को अच्छा करने के लिए माथे पर और सिर पर चोटी के स्थान पर केसर का तिलक लगाए बुधवार छोड़कर, बृहस्पति अच्छा होना शुरू होगा। शरीर के ऊपर चांदी धारण कर ले, चंद्रमा की एनर्जी मिलेगी। और बुध के लिए या तो पक्षियों की सेवा करे या धर्म स्थान में जाके माता दुर्गा जी का कोई भी मंत्र या पाठ करेगा तो बुध अच्छा होगा। जिस बच्चे को भी दिक्कत आ रही है, आप मात्र ये चीज़ें करवा कर देखिए, उसकी सोच बदलने लगेगी, पढ़ाई के अंदर मन लगने लगेगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो खुद इंटरेस्ट लेगा पढ़ने के अंदर। ये उपाय करने से उसको बहुत लाभ मिलेगा। पंडित जी, आम सुना जाता है, आम देखा जाता है कि कर्ज लोगों के ऊपर बहुत बढ़ रहा है। लोग कर्जे से काफ़ी परेशान हैं, कई तो आत्महत्या करने पे मजबूर हो चुके हैं। ये कौन सा ग्रह है जो लोगों के ऊपर कर्ज चढ़ा रहा है, उनको कर्जे में डुबो रहा है? तो इसको निकलने के लिए उनको क्या उपाय करने चाहिए ताकि वो कर्जे से उनको मुक्ति मिल सके? देखिए, कर्ज की समस्या आज के ज़माने के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड आ गए, हर चीज़ ईएमआई पर आ गई, तो लोग जल्दी से जल्दी कहते हैं कि चीज़ घर पे आ जाए, ठीक है। लेकिन कर्ज उतरेगा तो तभी जब आपके आमदनी के ग्रह भी अच्छे होंगे। अब ये इसके पीछे भी बहुत सारे लॉजिक काम करते हैं कि किसी इंसान के पास पैसा क्यों नहीं है तो बच क्यों नहीं रहा है, या कोई इंसान ज़िंदगी के अंदर अपनी हर तरह की इंस्टॉलमेंट को उतार क्यों नहीं पा रहा है, क्यों बार बार वो एक कर्ज उतार रहा है तो दूसरा चढ़ रहा है। ये अलग अलग कारण होते हैं, ये तो हर एक की कुंडली बताती है। लेकिन एक उपाय, जो भी करेगा उसको लाभ मिलेगा ही मिलेगा, कर्ज उसका उतरेगा ही उतरेगा। कुदरत का एक नियम है गिव एंड टेक, यानी कि आप कुछ दोगे तो आपको कुछ मिलेगा ही मिलेगा। अब करना क्या है कि जो इंसान वैसे ही कर्ज में बैठा हुआ है, उसके पास पैसा नहीं है, तो वो दूसरों को क्या दे सकता है। लेकिन मालिक ने इतना सामर्थ्य हर एक को ज़रूर दिया है कि अगर आप एक नियम बना लें कि मान लीजिए अगर आप रोज़ किसी ना किसी जीव जंतुओं को, कुत्ते हो गए, गाय हो गई, और ख़ास करके पक्षियों की और चींटियों की सेवा करते हैं। अब मान लीजिए कि आपने कोई भी दाना, कोई भी चीज़ ले ली, गुड़ की शक्कर में काले तिल मिला लिए या कुछ भी मिला लिया, या आपने कोई रोटी चूर ली, किसी भी चीज़ को चूर लिया, अगर आप ऐसी जगह पे जाके डालो जहाँ के हज़ारों कीड़ियाँ हैं, सैकड़ों कीड़े मकोड़े हैं, वहाँ डाला है, तो आपने तो एक दिन में 100 से ज़्यादा लोगों का आत्माओं को तृप्त कर दिया। जब आप दूसरों को देने लगोगे, कुदरत आपको देने लगेगी। जो भी लोग कर्ज में है, चींटियों को खुराक ज़रूर दें। जो लोग कर्ज में हैं, कुत्तों की सेवा करें, गाय की सेवा करें, पक्षियों को अपने सामर्थ्य अनुसार दें जितना दे सकते हैं। यकीन मानिए, कर्ज उतरना तो अलग बात है, आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आने लगेगा जिससे कि आप अमीर होने शुरू हो जाएंगे। और दूसरी चीज़, जब तक ये समस्या बनी है, साथ में कभी कभी आप शनिवार के दिन बिल्कुल प्लेन, जिसमें नींबू, नमक, पुदीना कुछ भी ना हो, बिल्कुल प्लेन गन्ने का रस शिवलिंग पर चढ़ाते रहें, तो भी कर्ज से आप मुक्त होने लगेंगे। पंडित जी, मेन बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आम घरों में पति और पत्नी में झगड़े होते रहते हैं। आम देखा जाता है, कभी पत्नी
पति से लड़ती है, कभी पति पत्नी से लड़ता है, जो आम घरों की समस्या बन चुकी है। तो ये क्या कारण है कि पति पत्नी का आपसी झगड़ा होना? तो अगर हो रहा है तो उसको ख़त्म करने के लिए उनको क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, अब इसमें भी सैकड़ों योग हैं कि पति पत्नी के कई कारण हैं गृहस्थी खराब होने के, है ना। लेकिन आज हम सीधे इस टॉपिक के जवाब पर आते हैं कि अगर किसी की भी गृहस्थी खराब हो रही है, तालमेल में खराबी है किसी भी वजह से, पति पत्नी अगर मान सकें तो दोनों मिलकर जाकर गौशाला में गाय को चारा दे, गाय की सेवा करें, शुक्र की पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, शुक्र पॉजिटिव होने लगेगा। पति पत्नी लक्ष्मी जी के मंदिर में जाके माथा टेकें तो शुक्र पॉजिटिव होने लगेगा। अगर खराबी बहुत ज़्यादा है तो पत्नी क्या काम करे, या पति भी कर सकता है कि कोई भी रोटियां बनाएं, रोटियां बनाकर उनके अंदर आप थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट वगैरह या थोड़े से प्याज डालकर मिस्सी रोटी बना लीजिए। अगर आप वो रोटियां किसी फ़कीर को देते हो या किसी मांगने वाले को देते हो तो बहुत निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। कान में सोना दोनों जने पहन लेंगे तो भी फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। ऐसे में गृहस्थी के अंदर आ रही परेशानियां दूर होने लगेंगी। आम देखा जाता है कि नौकरी पेशा लोग और जो व्यापार करते हैं, नौकरी पेशा लोग भी परेशानी में रहते हैं जबकि उनको फिक्स इनकम होती है। व्यापारी लोग जो हैं वो भी परेशानी में रहते हैं। तो क्या कारण है, कौन सा ग्रह उनको इतना परेशान करता है कि नौकरी पेशा वाले परेशान है, जो जिनका इतना बिजनेस चल रहा है वो भी परेशान है? तो अगर इनको परेशानी से निकलना होगा तो उनको क्या उपाय करने चाहिए, कैसे वो इस परेशानी से निकल सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, मुनाफा तो चाहिए। नौकरी है तो सैलरी चाहिए, व्यापार कर रहे हैं तो ग्राहक चाहिए जिससे पैसा आएगा। होता क्या है कि दोनों चीज़ों के अंदर एक मूल कारण काम कर रहा है ग्रह, वो है बुध। अगर बुध खराब होगा नौकरी में तरक्की नहीं होगी। अगर बुध खराब होगा नौकरी टिकेगी नहीं, आज मिल गई कुछ दिन की ये फिर छूट गई। अगर बुध खराब होगा तो तरक्की रुक जाएगी, और अगर बुध खराब होगा तो बिजनेस आपका घाटे में जा सकता है, या सिर्फ ये कह सकते हैं कि जिसे आई चलाई कहते हैं, जिसमें कमियां बनती हैं। सबसे पहले ज़रूरी क्या है कि बुध और शनि, क्योंकि 10वां खाना हमारा कर्म स्थान है, काम काज का खाना है, वहाँ से शनि को भी देखना ज़रूरी है। अगर आप अपनी कुंडली में बुध और शनि इन दो ग्रहों को अच्छा करेंगे तो गारंटेड आपकी नौकरी, आपका व्यापार अच्छा चलेगा। बुध और शनि को अच्छा करने के लिए क्या करें? सबसे पहली चीज़, नॉन वेज आप अगर लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, अल्कोहल आप लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, तुरंत बंद कर दीजिए। क्योंकि शनि खराब होगा शराब या मांस के सेवन से तो होगा क्या, मेहनत ही मेहनत रह जाएगी, मुनाफा नहीं होगा। शनि खराब हो जाए तो सिर्फ मेहनत ही इंसान करता है। मजदूर को देखिए, वो दिन भर मेहनत कर रहा है, शाम को हासिल एक टाइम की रोटी हो रही है। इसलिए शनि अगर खराब हो तो मजदूर का बना के मजदूरी ही करवाता है सिर्फ। तो शनि के लिए नॉनवेज को बिल्कुल अवॉइड करें। कौवे की सेवा ज़रूर करें, कौवे को खाना देंगे, खुराक देंगे तो शनि अच्छा होने लगेगा। बुध के लिए पक्षियों की सेवा ज़रूर करिए। और सबसे ज़रूरी, जितना भी आपका सामर्थ्य हो, अगर आप अपनी बेटी, बहन, बुआ का मान आदर करेंगे और अपने सामर्थ्य अनुसार उनको कुछ ना कुछ देते रहेंगे, पैसा वगैरह कुछ भी, तो आपका बुध भी अच्छा होगा। क्योंकि बेटी, बहन, बुआ का आशीर्वाद बुध की खराबी जो बड़ी से बड़ी भी हो उसको काटने की ताकत रखता है। बुध शनि को अच्छा करने से लाभ ज़रूर मिलेगा। और हाँ, काम की खराबी किसी को भी आए, अंधे को खाना ज़रूर खिलाएं, अंध विद्यालय में जाएं। अगर आप अंधे लोगों की सेवा करेंगे तो शनि जितना मर्जी खराब हो वो आपके लिए कहीं ना कहीं आपके जीवन में सुख लाकर खड़ा कर ही देगा। तो अंधों की सेवा करने से भी फ़ायदा मिलता है। हर वर्ष में कम से कम 2 बार शनिवार के दिन, शनिवार की अपॉइंटमेंट ना मिले तो या बुध या शुक्रवार के दिन आप 10 या 10 से ज़्यादा अंधे लोगों को खाना खिलाएं, जिसमें दाल, रोटी, सब्जी और कुछ मीठा हो। अगर देंगे तो यकीन मानिए काम आपका बहुत, आपकी सोच से भी ज़्यादा अच्छा चलने लगेगा। पंडित जी, आम देखा जाता है कि लोगों के घरों में काफ़ी लोग बीमार रहते हैं, डॉक्टरों को पैसे देते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनको कोई बीमारी नहीं जाती, कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा। डॉक्टरों को पैसे दे रहे हैं, लगातार मेडिसिन खा रहे हैं, पर कई कई साल निकल जाते हैं, बीमारी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। तो इसका क्या कारण है कि उनके घर से बीमारी क्यों नहीं जा रही? तो अगर क्यों नहीं जा रही तो क्या उपाय करें जिससे कि उनकी बीमारी का जो खात्मा हो?
बिल्कुल, देखिए बीमारी का सीधा संबंध कुंडली के अंदर छठे घर से है। छठा घर खराब हो, इसके अब कई कारण हैं, ये तो कुंडली बता सकती है, तो खराबियां बढ़ती हैं। लेकिन अगर जन्म कुंडली के अंदर इंसान के सूर्य बृहस्पति जैसे ग्रह कमज़ोर हो जाएं, तो कई बार ये भी इंसान के अंदर बीमारी से लड़ने की ताकत को कम कर देते हैं। सूर्य को अच्छा करने के लिए तांबे के लोटे में सूर्य को जल दें। बृहस्पति को अच्छा करने के लिए मंदिर में बैठे हुए जाकर पुजारी जी का सिर पर हाथ रखवाकर आशीर्वाद लीजिए, बृहस्पति अच्छा होगा। और अब बात करेंगे उपाय की। अगर आपके घर से बीमारी नहीं जा रही, चाहे वो कोई भी परेशान है, अगर आप कोई भी हरी सब्जी बनाते हैं लेकिन उसमें थोड़ा सा प्याज और लहसुन ज़रूर डालिए। हरी सब्जी बनाकर प्याज लहसुन डालकर रोटी के साथ अगर आप किसी मांगने वाले को देते हैं तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और अगर लग रहा है कि घर के अंदर हर वक्त परेशानी ही परेशानी है, नेगेटिविटी है, तो घर के सभी सदस्य जिसको भी मानते हैं बैठ जाएं और मेडिटेशन ज़रूर करें। मेडिटेशन आपके घर के अंदर एक ऐसी ऊर्जा का संचार करेगी जिससे आप लोगों का ऑरा मंडल मजबूत होगा, घर के अंदर से नेगेटिविटी दूर होने लगेगी, आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। पंडित जी, आम देखा जाता है कि लोगों के कोर्ट कचहरी में चक्कर लगते रहते हैं, कोर्ट केस हो गया, कचहरियों में आना जाना शुरू हो गया, तो लगातार कई साल उनके निकल जाते हैं। तो क्या कारण है, क्या कौन सा ऐसा ग्रह है जो उनको इससे मुक्ति नहीं देता? वो कोर्ट कचहरियों में घूमते रहते हैं और वो इतने परेशान हो जाते हैं कि कई लोग तो कहते हैं कि यार हम आत्महत्या कर लें, यही हमारे लिए बढ़िया है। तो क्या कौन सा ऐसा ग्रह है जो उनको इस मजबूरी में डाल रहा है और उसके लिए उनको क्या उपाय करने चाहिए जिससे वो इस जो गंदगी से निकल सके, दलदली से निकल सके? देखिए, कोर्ट कचहरी तो वाकई एक बड़ी बुरी चीज़ है, क्योंकि जिन लोगों के ऊपर कोर्ट केस लगे हैं, दिनों में नहीं, महीनों में नहीं, बहुत लंबे समय में ये चीज़ें उनके ऊपर से जाकर उनका पीछा छोड़ती हैं। अब ये भी कारण तो बहुत हैं कुंडली के अंदर, लेकिन मूल कारण क्या है? शनि खराब हो जाए ना तो कोर्ट कचहरी के अंदर इंसान बहुत लंबा खिंच जाता है और कई बार फैसले भी अपने हक में नहीं आ पाते हैं। जिनके ऊपर भी कोर्ट केस लगे हुए हैं और उसमें उनको परेशानियां आ रही हैं, वो लोग अगर उनके पिता हैं तो अपने पिता को कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर खिलाएं, चाहे पतीसा खिलाएं, चाहे शहद थोड़ा सा चटा दें, उनको मीठा ज़रूर खिलाएं। ऐसे में आपका फ़ायदा होने लगेगा। या मान लीजिए किसी के पिता नहीं है या कोई ये उपाय करना नहीं चाह रहा है, तो किसी भी सरकारी ज़मीन के अंदर जाकर थोड़ी सी मीठी सौंफ गिराकर आ जाइए उसकी बाउंड्री के अंदर। और अगर ये भी करना मुश्किल है तो सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर किसी भी जाइए, वो स्कूल कॉलेज नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कहीं पर भी जाइए, वहाँ जाकर आप अगर मीठा वहाँ के कर्मचारियों को खिला कर आते हैं तो इसमें आपको फ़ायदा होने लगेगा। और शनि को अच्छा करने के लिए फिर वही चीज़ कि नॉन वेज जैसी चीज़ों से सख्त परहेज़ रखें, तो यकीन मानिए कोर्ट कचहरी के मामले जो आपके ऊपर चल रहे हैं ख़त्म होने लग जाएंगे। हाँ जी पंडित जी, आम देखा जाता है कि नौजवान जो पीढ़ी है वो विदेश जाने में काफ़ी आगे निकल रही है कि हम अपना पंजाब छोड़ जाएं तो विदेश चले जाएं, लेकिन उनका जब विदेश का काम नहीं बनता तो वो कई पंडितों के पास, कई ऐसे लोगों के पास जाते हैं ताकि क्या उपाय करें, कैसे हम बाहर चले जाएं। तो क्या कारण है कि वो बाहर नहीं जा पाते? तो अगर उन्होंने जाना हो तो क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, अब ये है कि विदेश जाना हर एक के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं है। बहुत लोग आपने भी देखे होंगे, हमने भी देखे हैं, विदेश गए, सेटलमेंट नहीं हुई, 5-5 साल लगा के वापस आ गए, फिर नए सिरे से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले तो कुंडली बताएगी कि आप विदेश जा सकते हैं कि नहीं। कई लोगों की कुंडली में योग होता है कि घर से दूर जाके सेटल होंगे, वही लोगों को जाना चाहिए ना। अब पढ़ाई के लिए बच्चे जा रहे हैं, सोच रहे हैं वहीं सेटल हो जाएं, कई बार नहीं हो पाता। हो सकता है पढ़ने जाओ, नहीं सेटलमेंट कुंडली में, तो तुरंत वापस आके यहाँ अपने लिए कुछ अच्छा करो। लेकिन अगर आपके विदेश जाने में दिक्कत आ रही है, बेशक आप पढ़ना चाह रहे हो, पढ़ने के लिए जाना है या सेटल होने के लिए जा रहा है, तो उसके लिए सबसे आसान उपाय, रोज़ कुत्तों की सेवा करिए। एक झंडा किसी ऊंचाई वाली जगह पर लगा दीजिए, भले ही वो काला सफ़ेद हो, भले ही वो कोई भी पीला झंडा लेके उसको किसी ऊंचाई वाली जगह पर किसी मंदिर में जाकर कहीं भी लगा दीजिए गुरुवार के दिन, तो लाभ होगा। और सबसे ज़रूरी चीज़, रविवार या गुरुवार के दिन एक काला सफ़ेद कंबल लीजिए जिसमें काला सफ़ेद दोनों ही रंग हों, लेकिन तीसरा कोई रंग ना हो।
काला सफ़ेद कंबल लेके उसमें 15 नींबू पीले रख दीजिए, उसको सर से 7 बार उल्टा घुमाइए, घुमा के उसको धर्म स्थान में रखकर पुजारी जी का आशीर्वाद लेकर आइए कि मेरा विदेश का योग बन जाए। ये कर कर आने से आपको ज़रूर लाभ मिलेगा और आपका विदेश योग बनने लगेगा। पंडित जी, कई देखे जाते हैं, कईयों की उम्र 30 साल 35 साल लड़का लड़की की हो जाती है, लेकिन उनकी शादी नहीं होती, वो इससे काफ़ी परेशान रहते हैं। तो उनको क्या करना चाहिए कि उनकी जो शादी या समय से हो, और उनको क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, शादी ज़िंदगी का बहुत ज़रूरी फ़ैसला है। कई बच्चे आज के ज़माने में पढ़ाई को लेकर या कई चीज़ों को लेकर पहले तो खुद ही इसको डिले कर देते हैं, बाद में दिक्कतें आती हैं, या कई करना भी चाह रहे हैं तो अगर दिक्कत आ रही है तो क्या करें। सबसे पहले जिसकी भी शादी का योग नहीं बन रहा, वो अपने हाथ के इस जगह पर, ये जो शुक्र पर्वत है, अंगूठे के नीचे उभरा हुआ स्थान होता है, यहाँ पर केसर का तिलक रोज़ लगाना शुरू करें। दूसरी चीज़, येलो कलर के एक टॉवल ले, उसको इस्तेमाल करें, यानी नहाने के बाद अपने शरीर को पीले तौलिए से साफ़ करें। और तीसरी चीज़ ये है कि एक ही दिन में 101 या ज़्यादा गायों को शुक्रवार हरा चारा ज़रूर खिलाएं। ये खिलाने से आपको लाभ होगा। और अगर किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है तो वो लड़की बुधवार के दिन पूरा श्रृंगार का सामान ले, एक लाल चुनरी लेकर दुर्गा माता जी के मंदिर में जाए, वहाँ जाकर वो सारा सामान उनको भेंट करे और अरदास करे कि हे देवी माँ, मेरे शादी के अंदर आने वाली रुकावटें दूर हों, मुझे अच्छा घर अच्छा वर मिले आपकी कृपा से। ये उपाय, ये भेंट मेरी स्वीकार करें। ये करते ही तुरंत लाभ होने लगेगा। अपनी मेरा अंतिम क्वेश्चन होगा आपसे जी। कई लोग ऐसे हैं जिनको अपनी जन्म तिथि जो है वो पता होती है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, पर उनको समय जो है वो प्रॉपर नहीं पता होता। कईयों को होता है कि हम सुबह इतने बजे 6 बजे से 7 बजे के बीच हमारा जन्म हुआ है, जहाँ 5 बजे से 8 बजे के बीच हुआ है। तो कैसे उनकी कुंडली का मिलान किया जाए कि जब उनको कोई परेशानी होती है तो उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि हर एक जो ज्योतिषी है उनको प्रॉपर ढंग से गाइड नहीं कर रहा, तो उनको क्या करना चाहिए? कैसे उनकी कुंडली का मिलान होगा? कैसे वो अपना जो है उपाय कर सकते हैं? कैसे वो अपना समय सही कर सकते हैं? देखिए, जिन लोगों को अपनी जन्म तिथि, जन्म समय वगैरह नहीं पता है, उनके लिए एक प्रश्न कुंडली बनती है। प्रश्न कुंडली बनती है कि आपका जो सवाल है वो आप अपना सवाल हमारे पास लेकर आए हैं, हम आपसे कुछ नंबर पूछते हैं, आप वो नंबर बताते हैं और उन नंबरों में से जो नंबर आपने दिया उसके आधार पर एक कुंडली बनाते हैं, जो प्रश्न कुंडली होती है, जो सारी आपकी जानकारी उसमें आ जाती है कि आप क्या पूछना चाहते हो, क्या दिक्कत है, या हल होगी नहीं होगी, या कैसे हल होगी। सबसे पहला मेथड है कि प्रश्न कुंडली लगवाई जाए। दूसरी चीज़ कि हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, इन सब के ग्रहों का असर भी हमारे ऊपर आता है। अब कोई इंसान है, उसको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, तो अपने बच्चों की कुंडली से बहुत ज़्यादा नहीं, काफ़ी हद तक वो अपने बारे में जान सकते हैं। तो ऐसे में ही पता कर सकते हैं कि अपनों की कुंडली से भी हमारे बारे में पता लगता है। मान लीजिए बच्चों की कुंडली में सूर्य देखा जाएगा, अगर सूर्य खराब है तो सूर्य की स्थिति बता देगी कि इसके पिता के हालात क्या हैं, क्या हो सकता है। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं। हाँ बड़ी, मेरा लास्ट क्वेश्चन एक और रह गया है, तो वो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि आज का नौजवान पीढ़ी नशे में काफ़ी जो है धंस रही है, नशा उनकी रग रग में बस है। बेशक पंजाब सरकार उसको ख़त्म कर रही है, कई तरह के अपने उपाय कर रही है, कई तरह के चीज़ें ला रही है, लेकिन फिर भी नशा जो है ख़त्म नहीं हो रहा। तो जो लोग नशे के आदी हो चुके हैं, कौन सा ऐसा ग्रह है जो उनको नशे में धकेल रहा है? तो उनको नशे में निकलने के लिए क्या उपाय करना चाहिए ताकि उनके घर वालों को सुकून मिल सके? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जिनका चंद्र बुध या शनि खराब हो जाए ना, वो लोग कई बार नशे की तरफ चले जाते हैं। अब कोई इंसान नशे में फंस चुका है, बाहर आना चाहता है, कुंडली उसके बारे में बहुत मददगार होगी अगर कुंडली दिखाकर उपाय किए जाए। वैसे जब तक अगर आप ऐसे ही बात करें किसी उपाय की, तो क्या करना चाहिए? जो इंसान नशा करता है 43 दिन लगातार बरगद का पेड़, जिसे बड़ का पेड़ भी कहते हैं, बड़ के पेड़ के ऊपर पानी के अंदर शहद मीठा मिलाकर रोज़ उसके ऊपर पानी चढ़ाए। जब वो पानी नीचे गिरे, जहाँ से मिट्टी गीली हो गई है, उस गीली मिट्टी का तिलक माथे पर लगाए। शुद्ध चांदी का चौरस टुकड़ा अपने पास रखे, कानों पर केसर का तिलक लगाए। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि ऐसा इंसान कुछ समय बाद
पूरी विधि से रुद्राभिषेक कराएगा अगर शिव जी महाराज का, तो उसको काफ़ी पॉजिटिविटी मिलेगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मेडिटेशन ज़रूर करें, क्योंकि जो मेडिटेशन है ये हमारे अंदर सूर्य, बृहस्पति, चंद्र, मंगल ऐसे जो सबसे खास ग्रह हैं इनको बड़ा पॉजिटिव करती है। और जब ये ग्रह पॉजिटिव होते हैं तो हम किसी चीज़ का फैसला जो लेना चाहते हैं ले नहीं पाते हैं, कुछ करना चाहते हैं और कर नहीं पाते हैं, ये उसको करने की ताकत देते हैं। तो रोज़ मेडिटेशन करें, थोड़ी देर बैठें आंखें बंद करके, तो ज़रूर लाभ मिलेगा। बाकी किसी भी तरह की कोई जानकारी हो, सवाल हो, तो हमारा एस्ट्रो MS वत्स के नाम से यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर जा कर के सर्च करके अपने क्वेरीज डाल सकते हैं, मैसेजेस डाल सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। हम जितना हो सकेगा आपके लिए ज़रूर कोई ना कोई परेशानियों को दूर करने का हल करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे पंडित मोहित वत्सी। उन्होंने कई तरह के उपाय बताए, कई तरह की आज जानकारियाँ हमें दी और आप लोगों को भी वो जानकारियाँ पसंद आई होंगी और आप उनके उपाय करके देखें तो आपको भी फ़ायदा मिलेगा। और जल्द ही हम नए होस्ट के साथ फिर आपके रूबरू होंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त नरेंद्र गुप्ता को दे इजाज़त। आप देखते रहो स्टार न्यूज़ पंजाबी TV। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਟਾਰ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ।